जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने देख लिया है, हमारा वीडियो है पार्ट 1 का, जिसमें हमने हुक्स लॉ के बारे में बात की है, स्ट्रेस के बारे में बात की थी, स्ट्रेन के बारे में बात की थी, इलास्टिसिटी के बारे में बात की थी, विस्कोसिटी के बारे में बात की थी। ठीक है, तो इन सारे प्रिंसिपल्स और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने पार्ट 1 में डील किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाके वीडियो देखिए, क्योंकि उसकी कुछ फाउंडेशंस हैं यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, अब पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे? प्रेशर इन लिक्विड देखेंगे, उसी से निकला हुआ आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे, उसी के बेसिस पे लॉ ऑफ फ्लोटेशन देखेंगे, बर्नौलीज थ्योरम देखेंगे और पास्कल्स लॉ देखेंगे। ठीक है, इन पांचों से कभी कभी कुछ कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर फ्रेम हुए हैं। ठीक है, स्पेशली लॉ ऑफ फ्लोटेशन से और आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने क्लास 7th 8th 9th में पढ़ोगे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एनसीईआरटीज में भी इन प्रिंसिपल का जिक्र है। ठीक है, तो इसलिए ये जनरल साइंस सेक्शन में हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे फिर वो कोई भी एग्जाम हो, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, आरओ हो, कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स हो, या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स में, और इवन आईएएस में भी, यूपीएससी में भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स फिट होते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले प्रेशर इन लिक्विड। तो सबसे पहले जो हमारा सब टॉपिक है आज का वो है प्रेशर। ठीक है, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, चैप्टर 3 या चैप्टर 2 में पढ़ा था प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर होता है जो कि एक फोर्स होती है, प्रेशर एक पर्टिकुलर एरिया में लगती है। ठीक है, फोर्स क्या होती है? एक पर्टिकुलर एरिया में लगती है। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में आप फोर्स लगाते हैं उसको प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए आप अपने साइकिल की टायर की हवा चेक करते हैं ना, तो थोड़ा सा दबा के उसको फोर्स लगाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया पे। कौन से एरिया पे? वो टायर वाले एरिया पे, जहां आप उसको दबाते हैं और देखते हैं टायर में कितनी हवा है, पंचर है कि नहीं है। ठीक है, या कभी आप जैसे गुस्से में आपने दीवार पे हाथ मार दिया, ठीक है, तो आपने फोर्स लगाया दीवार पे एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो ये होता है प्रेशर। ठीक है, ये कहाँ होता है? प्रेशर होता है, इट इज अ फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली। ठीक है, ये परपेंडिकुलर एप्लीकेशन पे होता है ऑन पर यूनिट एरिया सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रेशर क्या है? हमने आपको बताया प्रेशर एक फोर्स है और एक पर्टिकुलर एरिया पे लगता है। कौन से उस अ, कौन से टाइप में लगता है? तो परपेंडिकुलर बेसिस पे ये लगता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बेसिस पे मतलब वर्टिकल बेसिस पे ये लगता है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? तो न्यूटन होती है हमारे फोर्स की यूनिट। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर। ठीक है, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये मीटर स्क्वायर हो गई, तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर हो गई, फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई। ठीक है, प्रेशर की जो यूनिट हो गई फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? बार होती है। ठीक है, बार। तो 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन होता है 10⁵ बार, 10⁵ बार। ये सारा रिलेशन हम लोग ने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके देख लीजिएगा, बहुत ही ईजिली इन सारे रिलेशंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो प्रेशर देखा वो हमने सॉलिड में देखा था कि ठीक है, सॉलिड सरफेस में देखा था, सॉलिड ऑब्जेक्ट पे देखा था। पर अगर कोई लिक्विड पे प्रेशर लग रहा है तो कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, हम लोग उसके बारे में आज यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, pressure within liquid at any point is equal to h इंटू डी इंटू जी। ठीक है, h क्या है? हाइट है। जैसे यहाँ पे एरिया था, सॉलिड में एरिया था, वैसे लिक्विड में क्या होता है? वैसे लिक्विड में हाइट की जो है मेजरमेंट की जाती है प्रेशर को डिटरमिन करने के लिए। ठीक है, प्रेशर एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट एच डेप्थ। ठीक है, क्योंकि लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में ये लिक्विड है, ठीक है, कोई लिक्विड है, मान लीजिए पानी है, वाटर है, तो इसकी डेप्थ होती है। ठीक है, ये डेप्थ हो गई पूरी। तो प्रेशर कहाँ तक अप्लाई हो रहा है, किस हाइट तक अप्लाई हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग एच बोलते हैं, एच। ठीक है, तो और ये फॉर्मूला में भी आता है हमारे, एच, एच मतलब हाइट। ठीक है, फिर ग्रेविटी, फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सॉरी, ठीक है, डी से डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड कितनी डेंस है, कितनी थिक है। इससे रिलेटेड हमने पार्ट 1 में एक प्रिंसिपल देखा था जो कि विस्कोसिटी का प्रिंसिपल था, जो कहता था अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है लिक्विड की तो लिक्विड ज़्यादा डेंस होगी, थिक होगी, और उसका रेट ऑफ फ्लो कम होगा। रेट ऑफ फ्लो क्या होगा? कम होगा, रेट ऑफ फ्लो कम होगा। इसी के ऑपोजिट हमने देखा था, अगर विस्कोसिटी कम है तो लिक्विड क्या होगी?
थिन होगी, कम डेंस होगी और रेट ऑफ फ्लो बहुत हाई होगा। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ने कल बहुत पिछले चैप्टर में अपने चैप्टर 5 में बहुत आराम से देखा था। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे जब लिक्विड में कोई प्रेशर लग रहा है तो सबसे पहले पूरी हाइट तक देखा जाएगा, किस हाइट तक प्रेशर जा रहा है। ठीक है, तो हाइट कंसिडर की जाती है प्रेशर के लिए। ठीक है, फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड देखा जाता है। ठीक है, कितनी डेंस है लिक्विड, कितना प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है, रेजिस्टेंस झेल सकता है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाती हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड में। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब यहाँ से प्रेशर ऐसे लगा तो कितना डेंस है, अगर बहुत ज़्यादा डेंस लिक्विड है तो प्रेशर यहीं तक जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा हल्की लिक्विड है, ज़्यादा डेंस लिक्विड नहीं है, तो प्रेशर यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये डेंसिटी भी मैटर करती है प्रेशर ऑन लिक्विड्स में। ठीक है, उसके बाद है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, कितनी ग्रेविटी से प्रेशर लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कितना प्रेशर पे लग रहा है, ये मैटर करता है। ठीक है, तो पूरी जो इसकी फॉर्मूला हो गई, प्रेशर एट अ पॉइंट situated at h depth from free surface of the liquid is, तो जो प्रेशर लिक्विड पे लगेगा वो किसके बराबर होगा, h इंटू डी इंटू जी, h इंटू डी इंटू जी के बराबर होगा। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, h क्यों होगा, क्योंकि ये मान लीजिए ये कोई वाटर है, वाटर वेसल है। ठीक है, ये पानी है। ठीक है, ये पानी है, तो कितनी हाइट तक प्रेशर एप्लीकेबल हो रहा है, ये मेजर करता है हाइट। ठीक है, ये मेजर करता है हाइट, कितनी हाइट तक प्रेशर जा पा रहा है, कितनी नीचे तक, कितनी डेप्थ तक प्रेशर जा पा रहा है, ये कौन मेजर करता है लिक्विड में, तो हाइट मेजर करती है। ठीक है, उसके बाद क्या डायमेंशन है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड कितनी डेंस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस होगी, मान लीजिए ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा डेंस है, पास पास एकदम है, मॉलिक्यूल्स बहुत जुड़े जुड़े हैं आपस में, तो क्या होगा, जो प्रेशर है वो यहीं तक आ पाएगा। ठीक है, वो यहीं तक आ पाएगा, लेकिन अगर बहुत दूर दूर है, विस्कोसिटी कम है, बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं, तो प्रेशर काफ़ी नीचे तक जा सकता है। ठीक है, जो कि डिटरमिन किया जाता है डेंसिटी से। ठीक है, डेंसिटी से। उसके बाद हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, जब ऊपर से कोई प्रेशर लगाएगा तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, ये डिटरमिन करता है हमारा जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पी का पूरा फॉर्मूला क्या हो गया, जो लिक्विड पे प्रेशर लगेगा उसका फॉर्मूला क्या हो गया, रुकिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, तो जो प्रेशर लगेगा लिक्विड पे उसका क्या फॉर्मूला हो गया, हाइट, कितनी हाइट तक प्रेशर जा रहा है, डेंसिटी, कितनी डेंसिटी है मीडियम की, कितनी डेंसिटी है लिक्विड की वो कहाँ तक रेजिस्ट कर पा रही है प्रेशर, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, ये प्रेशर का फॉर्मूला है, ये प्रेशर मापने का तरीका है, किसमें, लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड में। और प्रेशर इन सॉलिड्स तो फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि प्रेशर कैसे एक्ट करता है सॉलिड में, परपेंडिकुलर एक्ट करता है अपॉन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, दोनों ही केस में ये फोर्स है। ठीक है, खाली सॉलिड में ये एरिया के बेसिस पे डिटरमिन किया जाता है, और प्रेशर जो लिक्विड में होता है वो हाइट के बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बेसिस पे डिटरमिन किया जाता है। ठीक है, फोर्स दोनों ही जगह लग रही है। ठीक है, पर यहाँ पे फोर्स बदल गई है हाइट में, डेंसिटी में और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रेशर जो लिक्विड में होगा वो कैसे डिटरमिन होगा, H इंटू डी इंटू जी। ठीक है, और प्रेशर इन सॉलिड फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है अपथर्स्ट फोर्स का। ठीक है, अपथर्स्ट फोर्स, अपथर्स्ट। ठीक है, अप मतलब ऊपर की तरफ, थर्स्ट मतलब एक फोर्स, एक पुल। ठीक है, एक पुश। ठीक है, थर्स्ट का मतलब एक पुश, तो ऊपर की तरफ कोई चीज पुश की गई हो उस फोर्स को कहते हैं अपथर्स्ट फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है, कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड में इंसर्ट किया जाता है, कोई भी सॉलिड जो है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड में डाला जाता है तो जो लॉस इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स। ठीक है, तो ये लगता है कि जो लिक्विड जो वेट है सॉलिड का वो थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, वो क्यों कम हो गया है इसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि अपथर्स फोर्स लगने लगता है। दिस apparent loss is due to force which is exerted by liquid on the matter in upper direction. This force is known as upthrust force. The center of upthrust of the matter is centroid of displaced volume of liquid. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, रुकिए इसको थोड़ा सा ना क्लियर कर दे ताकि एक बार फिर से हम लोग डायग्राम बना के देख पाएं कि अपथर्स्ट फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो आपने कभी ना कभी कोई ना कोई बॉल डाली होगी पानी में। ठीक है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है पानी में डाला होगा। ठीक है, तब आपको लगेगा कि जो पानी में जाते ही क्या होती है, सॉलिड की जो वेट होता है वो कम लगने लगता है। ठीक है, ये मान लीजिए पानी है और ये बॉल है। ठीक है, ये बॉल जब पानी में गई,
ये बॉल अब यहाँ आ गई पानी के अंदर, ठीक है, ये बॉल पानी के अंदर आ गई, तब ऐसा होगा कि जो इसका वेट है सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो ऐसा होगा, लगेगा कि कम हो गया। जैसे मान लीजिए पानी के बाहर सॉलिड ऑब्जेक्ट का वेट था 10 किलो, ठीक है, पानी में जाते ही इसका वेट हो जाएगा 7 किलो, ठीक है, पानी में जाते ही इसका वेट 7 किलो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो नीचे पानी है, इनके पानी है और ऊपर पानी है और नीचे पानी है, इर्द गिर्द पूरा पानी ही पानी है, ठीक है। तो पानी क्या करेगा, नीचे से अपथर्स्ट फोर्स इनके ऊपर लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ऑपोजिट और अपर डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे आप इधर से फोर्स लगाएंगे इसको इमर्स करने के लिए पानी में, वैसे ही एक अपथर्स्ट फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अपथर्स्ट फोर्स लगेगा जो कि एक्सर्ट किया जाएगा लिक्विड पे, लिक्विड का फोर्स रहेगा सॉलिड पे एक्सर्ट किया जाएगा, ठीक है। ये लिक्विड है, यहाँ पे ये पूरी लिक्विड है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे पूरा लिक्विड है ना, ये लिक्विड है, और ये कोई और कलर लेते हैं, हाँ ये सही, ये पूरी लिक्विड है। अब ये जो लिक्विड है ये अपना फोर्स, अपथर्स्ट फोर्स एक्सर्ट करेगी सॉलिड पे, ये सॉलिड है, जैसे ये इमर्स हुआ अंदर लिक्विड में, तो लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड जो है अपथर्स्ट फोर्स प्रोवाइड करेगा अपर डायरेक्शन में, ठीक है, अपथर्स्ट फोर्स प्रोवाइड करेगा अपथर्स्ट मतलब अपथर्स्ट फोर्स प्रोवाइड करेगा अपर डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा वेट कम लगेगा, ठीक है, इसका वेट थोड़ा सा कम लगेगा, वेट इन लॉस, मतलब लॉस इन वेट आप एक्सपीरियंस करेंगे, लॉस इन वेट। क्यों? क्योंकि अपथर्स्ट फोर्स नीचे से लग रहा है अपर डायरेक्शन में, ठीक है, अपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से जो थोड़ा सा वेट है ऑब्जेक्ट का वो लूज हो जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा। क्यों? अपथर्स्ट फोर्स की वजह से, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज अपथर्स्ट फोर्स कहलाती है। व्हेन अ सॉलिड इज पुट इनटू लिक्विड, कोई भी सॉलिड इमर्स की जाती है लिक्विड में, लॉस इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स, ठीक है, ये ऐसा लगता है कि जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि नीचे से लिक्विड क्या है, अपथर्स्ट फोर्स अपर डायरेक्शन में एक्सर्ट करती है। दिस एपरेंट लॉस इज ड्यू टू फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द मैटर इन अपर डायरेक्शन, ठीक है। तो अपर डायरेक्शन में अपथर्स्ट फोर्स को एक्सर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका वेट थोड़ा सा लूज हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट हो गया अपथर्स्ट फोर्स का, ठीक है, अपथर्स्ट फोर्स का, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आपने डेफिनेटली ही क्लास 6-7 में सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक बार उसको दोहरा लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में आया तो आराम से अच्छी एक्यूरेसी के साथ हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि इट स्टेट्स दैट अपवर्ड फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड वेदर फुली और पार्शियली सबमर्ज इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड ऑफ दैट बॉडी डिस्प्लेसेस एंड इट एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। इसी का एक्सटेंशन है ये, ठीक है, इसी का एक्सटेंशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो अभी हमने देखा था ये माफ कीजिएगा, ये कोई लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसमें हमने कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्स किया, ठीक है, इमर्स इसको किया, इधर फोर्स लगा, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये इमर्स हो गया है, अब ये लिक्विड के बीच में, ठीक है, अब ये लिक्विड के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से अपवर्ड फोर्स लग रहा है, इधर से ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रहा है, इधर से भी अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि अपवर्ड फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड, मतलब ये जो इधर वाला अपवर्ड फोर्स लग रहा है जब वो इमर्स है लिक्विड में, ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर जो कि इमर्ज है लिक्विड में, ये चारों तरफ से लिक्विड में डूबा हुआ है या पार्शियली भी डूबा हुआ है। तो लिक्विड क्या है, जो उसके नीचे सरफेस लिक्विड है, ये सरफेस पे जो लिक्विड है उसके नीचे वो क्या करेगी, जो उसके बिलो लिक्विड की लेयर है वो क्या करेगी, वो अपवर्ड थर्स्ट प्रोवाइड करेगी। ये तो हम लोग ने देखा, अपवर्ड थर्स्ट प्रोवाइड करेगी, अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड करेगी। ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड दैट बॉडी डिस्प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये जब बॉडी आई तो इसने इतना पानी डिस्प्लेस कर दिया ना, इतना पानी जो था पानी ये पहले ये डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, इसकी जगह कौन आ गया, इसकी जगह सॉलिड ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसका वेट उतना ही होगा जितना इन डिस्प्लेस्ड लिक्विड का है, ठीक है। मान लीजिए डिस्प्लेस्ड लिक्विड की जो जितना यहाँ पे पानी था जो डिस्प्लेस हुआ है बॉल से वो 1 किलो था, ठीक है,
वो 1 किलो था। तो ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है ये भी 1 किलो का होगा, ठीक है। तो इसलिए ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जो अपवर्ड फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है, ठीक है, वो उतना ही होगा जितना वेट डिस्प्लेस किया गया है, ठीक है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड। वेट ऑफ लिक्विड, जितना लिक्विड का वेट, यहाँ जो लिक्विड का वेट होता अगर अगर जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो ना होता, ठीक है, दैट द बॉडी डिस्प्लेसेस, ठीक है, जो ये सॉलिड बॉडी थी इन्होंने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया लिक्विड, तभी तो ये आया यहाँ पे, ठीक है, तो किसी को डिस्प्लेस करके ही आए होंगे। तो जितना डिस्प्लेस हुआ उतना वो जो वेट था, जितना डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेट था, ठीक है, जितना वेट था डिस्प्लेसमेंट का वो इक्वल है जो अपवर्ड फोर्स लगा था सरफेस से, या जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के बेस पे जो फोर्स लग रहा था वो इक्वल था किसके, डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ लिक्विड के, ठीक है, दैट द बॉडी डिस्प्लेसेस एंड इट एक्ट्स इन अपर डायरेक्शन। ये तो हमने देखा अपर डायरेक्शन में मूव करती है एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, ठीक है, डिस्प्लेस लिक्विड का सेंटर ऑफ मास ये है तो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है, दोहराने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फिर से आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। ये कहता है कि जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है दैट इज एक्सर्टेड ऑन बॉडी, अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है किसके ऊपर, जो भी ऑब्जेक्ट या बॉडी लिक्विड में पूरी तरीके से भीगी हुई है, पूरी तरीके से इमर्स्ड है, पूरी तरीके से डूबी हुई है, या आधी भी तरीके से डूबी हुई है। तो अब सबसे पहले तो ये जानना है कि जैसे ही कोई लिक्विड है, ये लिक्विड है ये, और ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ही सॉलिड ऑब्जेक्ट डुबाया जाएगा या डूब जाएगा, इमर्स किया जाएगा लिक्विड में, तो वो कुछ लिक्विड, कुछ पोर्शन जो लिक्विड का है वो डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, वो डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, वो डिस्प्लेस करेगा। पहले यहाँ पे ये थी, पहले यहाँ पे इनके आने से पहले यहाँ पे ऐसे लिक्विड थी, ठीक है, ऐसे लिक्विड होती थी, ठीक है, ऐसे लिक्विड थे, ठीक है, लेकिन जब ये आए, ये जब सॉलिड ऑब्जेक्ट आया तो यहाँ पे ये जो लिक्विड थी ये डिस्प्लेस हो गई, इनके लिए जगह बना दी गई, ठीक है, इनके लिए जगह बना दी गई, डिस्प्लेस करने के लिए इन लोगों को हटा दिया गया, क्योंकि नेताजी आ रहे हैं, मान लीजिए ये नेताजी हैं, नेताजी आ रहे हैं तो यहाँ से लोगों को हटा दिया गया, ठीक है, यहाँ से लोगों को हटा दिया गया। तो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट जब इमर्स हुआ पार्शियली या फुली लिक्विड ऑब्जेक्ट में, तब इस सरफेस पे, मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट के जो बेस है, सॉलिड ऑब्जेक्ट के बेस पे क्या है, लिक्विड ही है, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट के बेस पे क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड ने क्या किया, एक अपवर्ड फोर्स लगाया जिसको अपथर्स्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है, अपथर्स्ट फोर्स एक्सर्ट किया सॉलिड बॉडी पे जो इमर्स था लिक्विड में, ठीक है। अब ये अपथर्स्ट फोर्स किसके बराबर था, तो जितना वेट था इन डिस्प्लेस लिक्विड का उसके बराबर, ठीक है, तो डिस्प्लेस्ड वेट इज इक्वल टू अपथर्स्ट फोर्स, ठीक है, अपथर्स्ट फोर्स, ठीक है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहना है, ठीक है, अपथर्स्ट फोर्स, जितना वेट यहाँ से हटा उतना ही फोर्स लगाएगी नीचे से जो लिक्विड है, उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगी बॉडी पे, ठीक है। तो इट स्टेट्स दैट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड दैट बॉडी डिस्प्लेसेस, ठीक है, तो यही सिंपल सी बात है, अपवर्ड फोर्स उतना ही लगेगा जितना जो डिस्प्लेस लिक्विड है उनका वेट है, ठीक है, उतना ही लगेगा, और किस डायरेक्शन में लगेगा, ऑब्वियसली अपर डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, ऑब्वियसली अपर डायरेक्शन में ये लगेगा, ठीक है, और कहाँ पे लगेगा, एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, डिस्प्लेस लिक्विड के सेंटर ऑफ मास में ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हम लोग ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखा, ठीक है, हम लोग ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखा। सबसे पहले हम लोग ने देखा प्रेशर के बारे में, ठीक है, कहाँ का प्रेशर देखा सबसे पहले, तो प्रेशर इन सॉलिड्स देखा, ठीक है, प्रेशर इन सॉलिड्स में क्या था, प्रेशर क्या है, एक फोर्स है, तो सॉलिड में कहाँ पे लगेगा, एरिया पे लगेगा, ठीक है, एरिया पे लगेगा, तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, हर एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है इसको हम लोग ने प्रेशर बोला सॉलिड में। लिक्विड में ये कैसे था, तो किसी भी लिक्विड में प्रेशर लगाने के लिए वो प्रेशर कहाँ तक गया है पहले वो नापेंगे, वो डिटरमिन करेंगे, तो किस हाइट तक प्रेशर गया है ये देखेंगे, कहाँ तक प्रेशर गया है, कितनी डेंसिटी तक प्रेशर को रेजिस्ट किया गया है ये देखेंगे, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड देखेंगे डी, और कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगा है प्रेशर में ये देखेंगे, ठीक है, तो प्रेशर इन लिक्विड्स हो जाता है H इंटू डी इंटू जी, ठीक है। उसके बाद हमने अपथर्स्ट फोर्स देखा था, ठीक है, अपथर्स्ट फोर्स, ठीक है, अपथर्स्ट फोर्स क्या था,
तो ये नाम से ही पता चल रहा था कि ये अप डायरेक्शन में था, अपर डायरेक्शन में ऐसे था, ठीक है। थर्स्ट क्या था, एक फोर्स थी, एक पुश थी, ठीक है, एक पुश थी जो अपर डायरेक्शन में थी, जिसको अपथर्स्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, ये हमें पता चल गया था, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड में इमर्स किया जाता है, लिक्विड में इमर्स किया जाता है, तो जो लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस लेयर्स हैं, वो अपनी तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में अपथर्स्ट फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अपथर्स्ट फोर्स एक्सर्ट करेगी सॉलिड बॉडी पे जो इमर्स किया जा रहा है, ठीक है। अब कोई किसी के घर में घुस रहा है तो वो फोर्स लगाएगा ना उसको बाहर निकालने के लिए, तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। सॉलिड है, लिक्विड के घर में घुस रहा है, तो लिक्विड के जो भाई बहन है वो अपथर्स्ट फोर्स लगाते हैं सॉलिड के ऊपर, ताकि वो लिक्विड में एंट्री ना करे, लिक्विड के घर में ना आए और बाहर ही बाहर रहे, ठीक है। तो ये हमने अपथर्स्ट फोर्स देखा था। उसके बाद हमने अपथर्स्ट फोर्स का थोड़ा सा एक्सटेंशन देखा था जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताता है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था, तो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे ही सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड में आता है, ठीक है, हम मान लीजिए लिक्विड का घर है, ठीक है, ये लिक्विड का घर है, ठीक है, लिक्विड का घर है, सॉलिड यहाँ आया, अंदर आ गया, रहने लगा, तो किसी एक कमरे में रहेगा ना, मान लीजिए वो कमरा आपका था, ठीक है, वो कमरा आप लिक्विड, मतलब आपका घर लिक्विड है मान लीजिए, और आपका कमरा है एक, अब कोई सॉलिड आ गया बाहर से, ठीक है, तो आप अपना कमरा छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे क्योंकि वो रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जैसे ही कोई सॉलिड बॉडी इमर्स की जाती है फुली या पार्शियली लिक्विड में, तो क्या होता है, कुछ पोर्शन जो होता है लिक्विड का वो डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। क्यों डिस्प्लेस हो जाता है, क्योंकि वो जगह बनाता है सॉलिड को रहने के लिए, सॉलिड के रहने के लिए, ठीक है, सॉलिड के रहने के लिए वो जगह बनाता है, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहना है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहना है, आर्किमिडीज साहब कहते हैं कि जैसे ही कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो जितनी भी लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, जितनी भी लिक्विड को उन्होंने डिस्प्लेस किया सॉलिड ऑब्जेक्ट ने, उतना ही अपथर्स्ट फोर्स लगेगा जो और लिक्विड लेयर्स हैं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में उतना ही अपथर्स्ट फोर्स लगेगा, जितना जो डिस्प्लेस लिक्विड है, जितना हटाई गई लिक्विड है उनका वेट है, उतना ही अपथर्स्ट फोर्स लगेगा। ये कहना था आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग लॉ ऑफ फ्लोटेशन देख लेते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, यही कहता है कि वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने अपथर्स्ट फोर्स के बारे में बताया था कि जितना वेट ऑफ द बॉडी डिस्प्लेस्ड है वो बराबर होगा अपथर्स्ट फोर्स के जो नीचे से लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में और अपर डायरेक्शन में, ठीक है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहना था। लॉ ऑफ फ्लोटेशन का ये कहना है कि जो फ्लोटिंग बॉडी है, जो फ्लोटिंग सॉलिड बॉडी है, अगर इसमें यहाँ पे फ्लोट कर रही है किसी भी लिक्विड पे या इमर्ज्ड है लिक्विड पे, उसका वेट उतना ही होगा जितना वेट हो गया है, जितना वेट जो लिक्विड डिस्प्लेस हुई थी उसका है, ठीक है। यहाँ पे वेट और फोर्स इक्वेट किए जा रहे हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन में वेट ही इक्वेट किए जाएंगे, वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या उनके बीच का कॉमन क्या है, लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि जितना जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है जितना वेट उसका है उतना ही वेट फ्लोटिंग बॉडी का होगा, उतना ही वेट होगा फ्लोटिंग बॉडी का, ठीक है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या कहना है, जितना वेट डिस्प्लेस्ड लिक्विड का है उतना ही अपथर्स्ट फोर्स लगेगा लिक्विड लेयर से, लिक्विड जो अंडरलाइंग लेयर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएंगी जितना वेट डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो बस आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपथर्स्ट फोर्स की बात करते हैं और लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो है वो फ्लोटेशन की बात करता है कि फ्लोटेशन जो फ्लोटिंग बॉडी है, जो भी फ्लोटिंग बॉडी होगी उसका वेट उतना ही होगा जितना जो है उस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है लिक्विड का वेट, उतनी ही बॉडी का वेट होगा, ठीक है। और उसी के ऑपोजिट ये बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल साहब कि लिक्विड जितनी डिस्प्लेस हुई है उतना ही अपथर्स्ट फोर्स लगेगा सॉलिड बॉडी के ऊपर ताकि उसको बाहर निकाला जा सके, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग ने फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन देखा और आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग ने देख लिया कि कहाँ कहाँ डिफरेंस है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इक्वेट्स वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड विद फोर्स, अपथर्स्ट फोर्स, व्हाइल लॉ ऑफ फ्लोटेशन इक्वेट्स
वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी विद वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है फ्लोटिंग बॉडी को अचीव करने के लिए, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी को इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए टू कंडीशंस होती हैं। वेट टू द बॉडी मतलब W1 मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है, तो जो वेट ऑफ द बॉडी है वो इक्वल होनी चाहिए लिक्विड डिस्प्लेस के। द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ g of the body मतलब gravitational acceleration of the body and the center of the buoyancy b of the displaced liquid must lie in the same vertical line, ठीक है, तो जो ग्रेविटी है वो बॉयंसी के सेम लाइन में होनी चाहिए। बॉयंसी क्या है, वही जो अपथर्स्ट फोर्स लग रहा था, ठीक है, जो अपथर्स्ट फोर्स लग रही थी उसी को हम लोग बॉयंसी कहते हैं, ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटी और बॉयंसी एक लाइन में होनी चाहिए अगर इक्विलिब्रियम अचीव करना है फ्लोटिंग बॉडीज में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है। तो व्हेन अ सॉलिड इज इन लिक्विड द फॉलोइंग टू फोर्सेस एक्ट ऑन इट, ठीक है, हम लोग ने देखा कि जब कोई भी बॉडी लिक्विड में होती है तो दो फोर्सेस लगती हैं, एक तो इनवर्ट फोर्स लगती है और जो एक नीचे से लगती है अपथर्स्ट फोर्स, ठीक है, ये हम लोग को पता है, ठीक है। द वेट ऑफ सॉलिड एक्ट्स परपेंडिकुलरली इनवर्ट, ठीक है, जो वेट ऑफ सॉलिड है वो फोर्स इनवर्ट डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है लिक्विड के ऊपर और उसी के ऑपोजिट लिक्विड एक्सर्ट करती है आउटवर्ड फोर्स मतलब अपथर्स्ट फोर्स ओवर सॉलिड, ठीक है। अपथर्स्ट फोर्स ऑफ लिक्विड एक्टिंग अपवर्ड्स ऑन सॉलिड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, तो दोनों ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बस ऑपोजिट डायरेक्शन में अब फोर्सेस लगती है, ठीक है, ये जो है सॉलिड फोर्स लगती है, यहाँ पे लिक्विड फोर्स लगती है, ठीक है, ये हम लोग ने देखा। उसके बाद वैल्यू ऑफ F मतलब अपथर्स्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय सॉलिड, तो ये हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में देखा था कि उतना ही वेट लगेगा, उतना ही अपथर्स्ट फोर्स लगेगा जितना वेट ऑफ द लिक्विड जितना जो डिस्प्लेस लिक्विड है उसका वेट है, ठीक है। अब सिंकिंग और फ्लोटेशन पर डिपेंड करता है कि बॉडी डूब जाएगी या बॉडी तैरेगी, तो इसके लिए तीन कंडीशंस हैं, ठीक है, देख लेते हैं क्या है। द सिंकिंग और फ्लोटिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव वैल्यूज ऑफ दीज टू फोर्सेस, तो इन्हीं दो फोर्सेस पे डिपेंड करता है कि जो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड में डूब जाएगा या फ्लोट करेगा, ठीक है, इन्हीं दो फोर्सेस पे डिपेंड करता है। कौन सी फोर्सेस पे, वेट सॉलिड जो वेट है सॉलिड का जिसकी वजह से इनवर्ड प्रेशर लग रहा है वो, एक सॉलिड प्रेशर मतलब जो इनवर्ड लग रहा है और एक लिक्विड प्रेशर जो आउटवर्ड लग रहा है अपर डायरेक्शन में, तो इन दोनों के वेट से क्या होगा डिटर्मिन होगा कि बॉडी डूबेगी या बॉडी तैरेगी, ठीक है। अगर वेट ज़्यादा है अपथर्स्ट फोर्स से, ठीक है, अपथर्स्ट फोर्स से ज़्यादा वेट है इट विल एक्ट इनवर्स ऑब्जेक्ट विल इंक, ऑब्वियसली अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो उतना भी अपथर्स्ट नहीं लगा पाएगी बॉडी, उतना भी अपथर्स्ट नहीं लगा पाएगी लिक्विड जो नीचे है, तो बॉडी डूब जाएगी, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। बहुत ज़्यादा भारी कोई चीज़ है उतनी ज़्यादा लिक्विड नीचे से अपवर्ड फोर्स अपथर्स्ट फोर्स थोड़े लगा पाएगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, बॉडी डूब जाएगी, ठीक है। अगर वेट ज़्यादा है अपथर्स्ट फोर्स से तो क्या होगा, बॉडी डूब जाएगी, बॉडी विल सिंक, ठीक है, बॉडी विल सिंक या ऑब्जेक्ट विल सिंक, ठीक है। अगर वेट बराबर है जितना वेट है उतना ही फोर्स लग रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से जितना वेट है अगर उतना ही फोर्स लग रहा है तो बॉडी फ्लोट करेगी, बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी, यहाँ पे लिखा है इफ W इज इक्वल टू F, वेट जो बराबर है फोर्स के है, जो नीचे से फोर्स लग रहा है अपवर्ड अपथर्स्ट फोर्स लिक्विड लगा रही है सॉलिड पे और जो वेट है सॉलिड का वो लगा रहा है लिक्विड पे, वो बराबर है तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली विल फ्लोट, ठीक है। अगर फोर्स ज़्यादा है और वेट कम हो गया लीविंग ऑब्जेक्ट फ्री इट विल स्टार्ट टू कम अपवर्ड, ठीक है, पहले वो थोड़ा सा डूब जाएगा फिर ऊपर आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। हाउ मच पोर्शन ऑफ सॉलिड विल रिमेन इन लिक्विड इट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड विच कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोइंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, वेट ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा वेट है तो उतना फोर्स जो है लिक्विड नहीं लगा पाएगी, ठीक है। कोई 100 किलो का वेट है, 100 किलो का कोई चीज़ है, उतना थोड़ी ना लिक्विड वेट लगा पाएगी कि उसको वापस फेंक दे या फ्लोट करने दे, ठीक है, तो ये क्या होगा, बॉडी डूब जाएगी। अगर जो सॉलिड है उसका वेट बहुत ज़्यादा है अपथर्स्ट फोर्स जो लिक्विड लगा रही है उससे, तो क्या होगा, बॉडी डूब जाएगी, ठीक है। जब जब वेट है बॉडी का, जो वेट है फिजिकल ऑब्जेक्ट का वो बराबर है जो नीचे से फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड जो फोर्स लगा रही है सॉलिड पे, और जो सॉलिड वेट की वजह से फोर्स लगा रहा है लिक्विड पे, वो अगर बराबर है तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ठीक है, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, इस केस में ऑब्जेक्ट विल सिंक, डूब जाएगा। अब तीसरा केस क्या हो गया, अगर फोर्स ज़्यादा है
वेट से, फोर्स ज़्यादा है वेट से, तो ऑब्वियसली उसको पुश कर देगी ऊपर, ऑब्वियसली उसको पुश कर देगी, तो ये पार्शली सबमर्ज होगी बॉडी, ठीक है, पार्शली सबमर्ज होगी, ठीक है, यहाँ तक ये पुश कर देगी, फिर ये जो ये पोर्शन है ये डूबा नहीं रहेगा लिक्विड में, पार्शली सबमर्जेंस होगा, ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगी, फ्लोट करने लगेगी, मतलब पार्शली, ठीक है। अब ये कितना पानी, इसका कितना सॉलिड ऑब्जेक्ट पानी में रहेगा, ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लियर, अच्छा ये यहाँ पे फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सिंक्ड सॉलिड पोर्शन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो जो सबमर्ज पोर्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड पे और डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, ठीक है। फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट सॉलिड विल सिंक लेस इन लिक्विड विद हाई डेंसिटी एंड विल सिंक मोर इन लिक्विड विद लेस डेंसिटी। ऑब्वियसली अगर जो सॉलिड है किसी की हाई डेंसिटी है, किसी लिक्विड की, रुक जाइए यहाँ पे थोड़ा सा हटा देते ना, ये बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा वरना, ठीक है। तो हम लोग ने देखा था कि डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि बॉडी कितनी सबमर्ज रहेगी, ठीक है। अगर बहुत डेंस लिक्विड है, मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत बहुत ज़्यादा लग रही हैं, ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत हैं, डेंस बहुत है लिक्विड, तो क्या होगा, ये इसको ब्रीच नहीं कर पाएगा, ठीक है, ज़्यादा सिंक नहीं कर पाएगी, ज़्यादा नहीं डूब पाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत पास पास हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, इसलिए वो अलाउ नहीं करेंगे ज़्यादा पोर्शन आए सॉलिड का, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि सॉलिड विल सिंक लेस इन लिक्विड विद हाई डेंसिटी, ठीक है। ऑब्वियसली जो डेंस लिक्विड होगी वो अलाउ नहीं करेगी कि ज़्यादा सॉलिड ऑब्जेक्ट अंदर आए या अंदर फ्लोट करें, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सॉलिड विल सिंक लेस इन लिक्विड विद हाई डेंसिटी एंड विल सिंक मोर इन लिक्विड विद लेस डेंसिटी। ऑब्वियसली लेस डेंसिटी है, कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो आराम से कोई भी सॉलिड सिंक कर सकता है, ठीक है। तो जो पोर्शन, कितना पोर्शन सॉलिड का सबमर्ज होगा किसी लिक्विड में, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे। ज़्यादा डेंसिटी तो कम सिंकिंग, ज़्यादा डेंसिटी मतलब ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज लग रही हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, वो नहीं अलाउ करेंगे आने के लिए अंदर, तो कम सिंक करेगी सॉलिड बॉडी। उसी के ऑपोजिट लेस डेंसिटी क्या है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम लग रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी स्पेस बचा है मॉलिक्यूल्स के बीच, और वो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आके सबमर्ज हो सकता है उसमें, ठीक है। तो हाई सिंकिंग विथ लो डेंसिटी एंड लेस सिंकिंग विथ हाई डेंसिटी, ये है, ठीक है। और अगर दोनों ही की डेंसिटी बराबर है तो सॉलिड विल फ्लोट, ठीक है, ऑब्वियसली सॉलिड विल फ्लोट। द लिक्विड विच इज हैविंग लेस डेंसिटी विल फ्लोट ऑन द लिक्विड हैविंग मोर डेंसिटी, ठीक है। तो जो लिक्विड जिसकी डेंसिटी कम है उसमें क्या होगा, उसमें सॉलिड फ्लोट करेगा ऑन द लिक्विड हैविंग मोर डेंसिटी, ठीक है। द लिक्विड विच इज हैविंग लेस डेंसिटी विल फ्लोट, जो भी जिस लिक्विड की लेस डेंसिटी है ऑब्वियसली विल फ्लोट करेगी, और जिसकी ज़्यादा डेंसिटी है वो नहीं फ्लोट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ लिया पूरा। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। आयरन शिप जो होती है वो क्यों फ्लोट करती है, क्योंकि आयरन शिप का जो वेट होता है वो कम होता है, जो लिक्विड नीचे से फोर्स लगा रही है, अपथर्स्ट फोर्स लगा रही है, उससे कम होता है, इसलिए क्या होता है, इसलिए आयरन शिप जो है फ्लोट करती है, ठीक है। इसीलिए सबमरीन्स भी फ्लोट करती हैं, और इसीलिए मैन भी फ्लोट करता है, ठीक है। जब अगर मैन का वेट ज़्यादा हो गया उस लिक्विड फोर्स से, तो क्या होगा, मैन डूब जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के कुछ एग्जांपल्स थे, एप्लीकेशंस थे। यहाँ पे हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन देखा, यहाँ पे हम लोग ने इक्विलिब्रियम देखा फ्लोटिंग बॉडीज़ का, यहाँ पे हम लोग ने देखा कि क्या क्या कंडीशंस होंगी, कब कब जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या डूब जाएगा, ये डिटरमिन किया, और कितना पोर्शन वो डूबेगा किसी भी लिक्विड में, ये डिटरमिन किया डेंसिटी से, ठीक है। एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं क्या चीज़ें हम लोग ने पढ़ी हैं। तो हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन देखा, जो कहता है वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, जो भी बॉडी फ्लोट कर रही है किसी भी लिक्विड में, वो इक्वल होगी जितना भी उस सॉलिड बॉडी ने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, उस वेट के बराबर होगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होगा फ्लोटिंग बॉडीज में, कब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, जब जो वेट, जो बॉडी का, सॉलिड बॉडी का जो वेट है, जो जब इक्वल हो जाएगा जितना भी डिस्प्लेस लिक्विड का वेट है, तब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी। और साथ ही साथ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी के साथ सेम वर्टिकल लाइन में लाई करेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम अचीव होगा, ठीक है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है कि जब सॉलिड लिक्विड में जाता है, लिक्विड में इमर्स किया जाता है, तो दो फोर्सेस काम करती हैं, एक जो वेट होता है सॉलिड का वो इनवर्ट काम करता है, और जो लिक्विड होती है वो अपथर्स्ट फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये दो चीज़ें, ये दो फोर्सेस डिटर्मिन करती हैं कि बॉडी फ्लोट करेगी या
डूब जाएगी, ठीक है। अपवर्ड जो इनवर्ड फोर्स होता है उसको हम लोग वेट बोलते हैं, और जो अपथर्स्ट फोर्स लगता है उसको तो हम लोग फोर्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वेट ज़्यादा है फोर्स से, वेट ज़्यादा है फोर्स से, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। वेट कम है, वेट कम है फोर्स ज़्यादा है, तो पार्शियली सबमर्जेंस हो जाएगा। और वेट बराबर है फोर्स के, जितना वेट लग रहा है, जितना वेट है सॉलिड का उतना ही फोर्स लग रहा है लिक्विड का नीचे से, अपथर्स्ट फोर्स। तो क्या होगा, बॉडी फ्लोट करेगी, ठीक है। अब बॉडी जब फ्लोट करेगी तो कितना पोर्शन उसका सबमर्ज्ड होगा, ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी, जो डेंस लिक्विड होती हैं उनके बीच बहुत मॉलिक्यूल्स बहुत चिपके रहते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए बहुत डेंस लिक्विड है, एकदम पास पास है इसके मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे हैं, इसके मॉलिक्यूल्स ये हैं, ठीक है। तो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो डेंस लिक्विड को ज़्यादा ब्रीच नहीं कर पाएगा, ज़्यादा अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं और बहुत कम जगह होगी इसको एडजस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से हाई डेंसिटी में जो है कम सिंक करेगी बॉडी, बहुत कम सिंक करेगी, जो भी सॉलिड है वो कम सिंक करेगा हाई डेंसिटी लिक्विड में, ठीक है। उसी के ऑपोजिट ये लिक्विड है, मान लीजिए इसमें बहुत दूर दूर है मॉलिक्यूल्स, यहाँ है, ये, तो बहुत आराम से यहाँ तक सिंक कर सकती है सॉलिड बॉडी, ठीक है। क्यों, क्योंकि कम डेंसिटी है, बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा सॉलिड को सिंक करने के लिए, तो काफ़ी एरिया जो है सबमर्ज हो सकता है, जिस लिक्विड की डेंसिटी कम है, ठीक है। अगर दोनों ही की डेंसिटी सेम है तो सॉलिड क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। और लिक्विड जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट करेगी ऑन द लिक्विड हैविंग मोर डेंसिटी, ऑब्वियसली जितनी जो लेस डेंस लिक्विड है वो फ्लोट करेगी, ठीक है, वो फ्लोट करेगी ऑन हाई डेंस लिक्विड, ठीक है, हाई डेंसिटी लिक्विड पे लेस डेंसिटी फ्लोट करेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है वो बर्नौलीज थ्योरम है, ठीक है। आपने पढ़ाई होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, आसान है ये भी, इसमें कोई भी ज़्यादा टीम टाम नहीं है, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि जो फ्लोइंग लिक्विड है, ठीक है, जो लिक्विड फ्लो कर रही है, जो लिक्विड फ्लो कर रही है, ठीक है, जो लिक्विड फ्लो कर रही है, लिक्विड फ्लो कर रही है, इसमें तीन एनर्जीज इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। ये आपको बता दे पहले कि एक एनर्जी, मान एक लिक्विड फ्लो कर रही है, ठीक है, कोई भी लिक्विड फ्लो कर रही है, उसमें तीन एनर्जी काम करेंगी, ठीक है। सबसे पहले कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, मोशन की वजह से होती है, ठीक है, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है, ये तो हम लोग ने देखा था जब हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, इन सारी एनर्जीज के बारे में बात की थी चैप्टर 2 में, ठीक है। तो देखिए वहाँ की फाउंडेशन यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो सारे चैप्टर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें फाउंडेशनल हैं, ये एप्लीकेशन नहीं है, ये फाउंडेशन है जो आपको जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इट इज़ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि लिक्विड जो है वो मूव कर रही है, कोई लिक्विड जो बह रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। ये जो लिक्विड बह रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। इसके बाद कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, फ्लूइड की हाइट की वजह से, ठीक है, फ्लूइड की हाइट की वजह से, ये जो हाइट होती है फ्लूइड की, ठीक है, ये हाइट है, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, क्योंकि हाइट सेम रहेगी, मतलब एक तरह से रेस्ट में रहेगी, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी किससे रिलेटेड होती है, लिक्विड में हाइट से रिलेटेड होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, या हाइट से रिलेटेड होती है। उसके बाद होता है प्रेशर, ठीक है, लिक्विड ऑब्वियसली प्रेशर पुट करेगी, ठीक है, लिक्विड का भी अपना कोई वेट होगा जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है, तो वो प्रेशर एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये हो गई एक और एनर्जी हो गई प्रेशर एनर्जी, ठीक है, प्रेशर एनर्जी, ठीक है। ये जो लिक्विड बह रही है, लिक्विड बह रही है, ये इसका खुद का कुछ वेट होगा जिसकी वजह से प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है, प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन एनर्जीज हो गई, कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, एक सेकेंड, यहाँ पे तीन एनर्जी हो गई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, ठीक है, पी आर से याद रखिएगा, प्रेशर एनर्जी, ठीक है, प्रेशर एनर्जी, ये पी आर, ठीक है, पी आर, ये पी आर ई है, ठीक है, ठीक है, ये प्रेशर एनर्जी है। ये किस पे लग रहा है, किसी भी फ्लोइंग लिक्विड पे, ठीक है, फ्लोइंग लिक्विड पे ये तीनों एनर्जीज लग रही हैं, तीनों प्रेशर्स लग रहे हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी लिक्विड होगी, उन तीनों में ये जो एनर्जीज हैं
ये कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है, कांस्टेंट रहेंगी, इनमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए 2 है, तो प्रेशर एनर्जी 2 है, और सॉरी पोटेंशियल एनर्जी भी 2 है, और प्रेशर एनर्जी भी 2 है, तो ये हमेशा ही 6 रहेंगी, ठीक है, ये हमेशा ही 6 रहेंगी, ठीक है। कैसे कि मान लीजिए अगर ये 1 हो गया तब इसको 3 होना पड़ेगा, 3 1 4, और इसको 2 होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 8 हो गया और इस अगर ये प्रेशर एनर्जी कहीं जाके 5 हो गई, तो इनको क्या होना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी को 1.5 होना पड़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी को 1.5 होना पड़ेगा, ताकि 8 जो ये है, 8 इनकी वैल्यू है, टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है 8 मेंटेन रहे, ठीक है। 8 को मेंटेन करना है इनको, ठीक है। अब ऐसे हो सकता है, या ऐसे कर लिया इन्होंने 2 2 4, ठीक है, ये ऐसे हो गया, तो इनको 8 मेंटेन करना होता है। 8 मेंटेन करने का मतलब क्या होता है, जो भी एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, ठीक है। जो भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, ये कंजर्व रहती है, ठीक है। इनकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो सकती हैं, पर जो टोटल आउटकम होगा वो कंजर्व रहेंगे। अगर 8 है इनके यहाँ, तो 8 ही इनके पास रहेंगी, चाहे एक के पास 5 हो, एक के पास 1.5 हो, फिर एक के पास 1.5 हो, या एक के पास 4 हो, एक के पास 2 हो, चाहे एक के पास 2 हो, ठीक है। चाहे ऐसा हो 6 1 1, ठीक है, 6 काइनेटिक एनर्जी, 1 पोटेंशियल एनर्जी और 1 प्रेशर एनर्जी। तो क्या है ये कि जो एनर्जीज हैं अंदर लिक्विड किसी भी मूविंग लिक्विड के, वो हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, जो हम लोग ने चैप्टर 3 में पढ़ा था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग ने क्या पढ़ा था, कि जितनी भी एनर्जी है, मोमेंटम से जितनी भी एनर्जी हो रही है वो कंजर्व रहेगी किसी भी आइसोलेटेड बॉडी में, ठीक है। तो लिक्विड पे भी यही लागू होता है कि लिक्विड पे जो 3 एनर्जी अप्लाई होती है, लिक्विड में कौन कौन सी एनर्जी अप्लाई होती है, काइनेटिक एनर्जी, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, और वेट की वजह से प्रेशर एनर्जी, ये तीनों सेम रहेंगी, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम इज एन आउटकम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू लिक्विड इन मोशन, ठीक है। जो भी लिक्विड मोशन में है उसमें ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब एप्लीकेशन होगा तो उसको बर्नौलीज थ्योरम कहा जाएगा, ठीक है। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, कोई आइडियल लिक्विड का स्ट्रीमलाइन फ्लो है जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो रेजिस्टेंस है, टोटल एनर्जी मतलब सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो, ठीक है। हर क्रॉस सेक्शन पे जो है ये लिक्विड जो भी एनर्जीज हैं इनकी कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। This statement is based on the assumption that there is no loss of energy due to friction, कोई भी एनर्जी जो है लॉस नहीं होगी फ्रिक्शन के वजह से, ठीक है, क्योंकि आइडियल लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट, ये बर्नौलीज थ्योरम को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ये क्या है, ये प्रेशर एनर्जी है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू जी इंटू एच, ठीक है, प्रेशर इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो हाइट की वजह से क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी लगती है। ये क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है ये, इसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है वहाँ पे सॉलिड में, सॉलिड का मास होता है और लिक्विड का प्रेशर होता है, तो यहाँ पे प्रेशर इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग ने सॉलिड में देखा था, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, रुकिए यहाँ पे दूसरी तरह लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी हम लोग ने सॉलिड के केस में क्या देखा था, सॉलिड के केस में देखा था हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्यों, सॉलिड का हम लोग क्या मेजर करते हैं, सॉलिड का मास देखते हैं, ठीक है। वही ये चीज़ लिक्विड में क्या हो गई, 1/2 इंटू प्रेशर इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, प्रेशर इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर क्यों, क्योंकि लिक्विड अपने वेट की वजह से प्रेशर लगाती है, ठीक है, वेट की वजह से प्रेशर लगाती है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऐसे बदल गई, ठीक है। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी बदल गई, हम आपको दिखाते हैं अभी पोटेंशियल एनर्जी कैसे बदली। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ने सॉलिड में देखा था, वो क्या इसका फॉर्मूला था, m इंटू जी इंटू एच, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ क्या होगा, लिक्विड में मास चेंज हो जाएगा प्रेशर में, ठीक है, प्रेशर में चेंज हो जाएगा, बाकी ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है, ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और प्रेशर एनर्जी तो प्रेशर एनर्जी है ही है, तो इन तीनों का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। यही बर्नौलीज थ्योरम साहब का, बर्नौलीज थ्योरम का कहना है, बर्नौलीज साहब का ये कहना है कि जो भी एक आइडियल लिक्विड है वो फ्लो कर रही है, अगर फ्लो कर रही है कोई भी आइडियल लिक्विड, तो उसमें जीरो फ्रिक्शन लगेगा, उसमें एनर्जी लॉस जीरो रहेगा, और जो भी के ई प्लस पी प्लस प्रेशर एनर्जी है
वो कांस्टेंट रहेगी एट एवरी क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एट एवरी क्रॉस सेक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बर्नौलीज थ्योरम के। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ईच एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो लिफ्ट ऑफ एन एयरप्लेन, ठीक है, लिफ्ट ऑफ एन एयरप्लेन, एयरप्लेन आपने देखा होगा बहुत ही स्ट्रीमलाइन ऐसे 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 होता है, ठीक है, सॉरी ड्राइंग काफ़ी ख़राब है, ठीक है। ये मान लीजिए एयरप्लेन है, ये तो ये स्ट्रीमलाइन पोजीशन में है, ठीक है। व्हेन प्लेन मूव्स एयर फ्लोज ओवर एंड अंडर इट्स विंग, ठीक है, एयर कहाँ आ जाती है, ओवर इट्स विंग, उसके ऊपर आ जाती है और नीचे नीचे बहने लगती है, ठीक है। तो विंग्स आर डिजाइंड सो दैट एयर मूव्स फास्टर ओवर द टॉप, जो टॉप पे है एयर फास्ट मूव करे और नीचे विंग्स लगे होते हैं ताकि क्या हो, जो है कम फास्ट मूव करे एयर जितना वो टॉप पे मूव कर रही है, ठीक है। तो ऊपर ज़्यादा फास्ट एयर होती है, नीचे कम फास्ट एयर मूव करती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम फास्ट मूविंग एयर हैज़ लो प्रेशर, जो प्रेशर बहुत, जो एयर बहुत तेज़ होती है उनका प्रेशर बहुत कम होता है क्योंकि बहुत तेज़ से आगे निकल जाएंगे, उनका वेट कोई फील ही नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। तो फास्ट मूविंग एयर क्या है, बहुत लो प्रेशर होती है, और स्लो मूविंग एयर जो है हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर प्लस लो प्रेशर क्या बना देता है, कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट कर देता है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर इन अपवर्ड फोर्स क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से लिफ्ट होती है, ठीक है। तो ये बर्नौलीज थ्योरम का प्रिंसिपल है जिसमें कहा गया था जो भी प्रेशर होगा वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा किसी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एयर के में ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एटोमाइजर और स्प्रेयर, ठीक है। तो आपने कोई भी परफ्यूम यूज़ किया होगा, उसके जो बॉटल के ढक्कन के नीचे जो एक प्रेशर पॉइंट होता है, अगर आप उसमें पुश करेंगे उसको, मतलब प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, तो क्या होता है, नीचे की तरफ प्रेशर जाता है। ऊपर बहुत, ये मान लीजिए ये बॉटल है और यहाँ पे ये जो ऐसे करता है ना, जब आप परफ्यूम निकलता है, तो जब आप यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे तो ये सारा प्रेशर नीचे चला जाएगा, ठीक है, सारा प्रेशर नीचे चला जाएगा और यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल कम रह जाएगा जिसकी वजह से लिक्विड ऊपर आके आपके ऊपर आ जाएगी, मतलब परफ्यूम जो है वो ऊपर आ जाएगा आप पे, ठीक है। तो और फाइन स्प्रे होगा आप पे, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन लिक्विड बर्नौलीज थ्योरम की हिसाब से कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो जितना यहाँ पे प्रेशर रहेगा, मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर तो यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर तो यहाँ पे हाई प्रेशर, जब आपने यहाँ पे प्रेशर लो कर दिया, यहाँ पे हाई कर दिया, तो क्या हुआ, लिक्विड जो हुई फ्लो की हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और आपके ऊपर स्प्रे आ गया, ठीक है। तो ये बर्नौलीज थ्योरम का प्रिंसिपल है, एन एटोमाइजर और स्प्रे, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लोइंग ऑफ रूफ्स ऑफ हाउसेज ड्यूरिंग स्टॉर्म, ठीक है। तो ये मान लीजिए घर है किसी का और यहाँ पे ये एक वो लगी है, छत लगी है, ठीक है, ये छत लगी है, ठीक है। अब बहुत तेज़ से हवा बह रही है, ठीक है, तेज़ से बहुत हवा बह रही है, पर इतनी तेज़ हवा यहाँ नहीं बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो गया, छत पे प्रेशर बहुत कम हो गया क्योंकि हवा बहुत तेज़ बह रही है, ठीक है, हवा बहुत तेज़ बह रही है, ठीक है। और नीचे जो छत के ये पोर्शन है, यहाँ पे हवा धीरे धीरे बह रही है तो हाई प्रेशर है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, छत उड़ जाती है, ठीक है, छत उड़ जाती है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। प्रेशर क्या होना है, प्रेशर सेम होना है, ठीक है, प्रेशर सेम होना है, ठीक है। और सेम नहीं रहेगा तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से चीज़ें उड़ जाएंगी, ठीक है। जैसे एरोप्लेन उड़ जाता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, वैसे ही जो छत होती है घरों की, रूफ ऑफ हाउसेस ड्यूरिंग स्टॉर्म ब्लोज ऑफ ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस, ठीक है। और अगर सेम रहेगा तो नहीं उड़ेंगी, जैसे बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं कि अगर सेम रहेगा तो नहीं उड़ेंगी, ठीक है। अ पर्सन स्टैंडिंग नियर अ रेलवे ट्रैक, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो पर्सन खड़ा हुआ है कोई एकदम ट्रैक पे और यहाँ से ट्रेन आ रही है, ठीक है, एकदम यहाँ से ट्रेन आ रही है, तो इनके बीच का प्रेशर जो है कम हो जाता है जिसकी वजह से ये आगे मूव कर जाते हैं, ठीक है। ये बहुत तेज़ से ट्रेन आ रही है, बहुत तेज़ से हवा आ रही है, बहुत तेज़ से एयर मूव कर रही है, तो बहुत लो प्रेशर हो गया, ठीक है, यहाँ बहुत लो प्रेशर हो गया, यहाँ ऑलरेडी हाई प्रेशर है क्योंकि हवा आराम से मूव कर रही है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हुआ और ये आगे बढ़ गए, ठीक है। व्हेन अ फास्ट मूविंग ट्रेन पासिस बाय स्टैंडिंग क्लोज टू द ट्रैक, पासिस बाय द पर्सन स्टैंडिंग क्लोज टू द ट्रैक, एयर बिटवीन ट्रेन एंड पर्सन मूव्स क्विकली, ठीक है, रिड्यूसिंग द प्रेशर, वही प्रेशर कम हो गया, फ्रिक्शन कम हुआ। द प्रेशर ऑन द अदर साइड ऑफ पर्सन इज हायर, उसके पीछे का जो प्रेशर है वो हाई है, फ्रिक्शन कम है आगे, तो वो आगे हो जाएगा, पुश हो जाएगा टुवर्ड द ट्रेन। इसीलिए कहा जाता है कि जब जो दौड़ती ट्रेन है, जो रनिंग ट्रेन है, उनके बहुत नज़दीक में ट्रैक पे नहीं खड़े रहना चाहिए क्योंकि प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, जहाँ पे ये हो जाता है कि जो भी इंसान खड़ा होता है, जो भी पर्सन खड़ा होता है वो आगे मूव कर जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू शिप्स सेलिंग क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा शिप नज़दीक आ जाएंगे तो
तो क्या होगा, दोनों के बीच का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, प्रेशर बहुत कम हो जाएगा तो एक दूसरे में भिड़ जाएंगे, ठीक है, कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। इफ टू शिप्स सेल क्लोज टुगेदर वाटर फ्लोइंग बिटवीन देम स्पीड्स अप, ठीक है, इनके बीच का जो वाटर है बहुत तेज तेज ये लोग बढ़ रहे हैं, इसके बीच का वाटर जो है स्पीड अप हो जाएगा, लोअरिंग द प्रेशर, वाटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत लो हो गया, एंड अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम है। फिर हायर प्रेशर और आउटर साइड्स, हायर प्रेशर और आउटर साइड्स मतलब यहाँ से तो हाई प्रेशर लग ही रहा है, यहाँ पे कम प्रेशर लग रहा है, तो इसकी वजह से ये दोनों आपस में कोलाइड कर जाएगा, क्रिएटिंग अ पुलिंग इफेक्ट, ठीक है। लास्ट में है वैक्यूम ब्रेक, ये ब्रेक यूज होता है ट्रेन्स में एज इमरजेंसी ब्रेकिंग मैकेनिज्म। When the air is rapidly removed from the brake pipe, it creates vacuum। जैसे ही रैपिडली एयर रिमूव कर दी जाती है ब्रेक पाइप से, वहाँ पे वैक्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं कि चेंज इन एयर प्रेशर ट्रिगर्स ब्रेक मैकेनिज्म अलाउइंग द ट्रेन टू स्टॉप क्विकली, ठीक है। तो एयर प्रेशर बहुत कम हो जाता है, ब्रेक आगे बढ़ जाता है और ट्रेन को एकदम अचानक से रोक देता है, ठीक है, एकदम अचानक से ट्रेन खड़ी हो जाती है वैक्यूम ब्रेक की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने बर्नौलीज थ्योरम का प्रिंसिपल्स देखे, एप्लीकेशंस देखे। अब बढ़ते हैं हम लोग पास्कल्स लॉ की ओर। लास्ट टॉपिक है हमारा पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो हम लोग ने प्रेशर ऑन लिक्विड देखा, फिर हम लोग ने लॉ ऑफ फ्लोटेशन देखा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखा, अपथर्स्ट फोर्स देखा, ठीक है, अपथर्स्ट फोर्स देखा, बर्नौलीज थ्योरम देखा। इसके बाद हम लोग पास्कल्स लॉ देखेंगे, ठीक है। पास्कल्स लॉ कहते हैं कि किसी भी कन्फाइंड लिक्विड में अगर प्रेशर एक्सर्ट किया जाए तो जो प्रेशर है वो ट्रांसमिट होगा इक्वल और अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस थ्रू आउट द लिक्विड, ठीक है। ये मान लीजिए कोई लिक्विड का कंटेनर है, लिक्विड का कंटेनर है ये, ठीक है, लिक्विड का कंटेनर है। तो जो प्रेशर इस पे लगेगा, अगर कोई इस पे प्रेशर लगा रहा है तो जो प्रेशर होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी जगह पे, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। रुकिए हम आपको प्रेशर बना के दिखाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये प्रेशर अप्लाई हुआ, ये लिक्विड है, रेड कलर के लिक्विड है, तो इसमें प्रेशर हर जगह आएगा, हर जगह इक्वल एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। हर जगह हर तरफ से प्रेशर लगेगा इसको, ठीक है, हर तरफ से प्रेशर लगेगा इक्वल एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस थ्रू आउट द लिक्विड, ठीक है। तो जो प्रेशर अप्लाई हुआ है यहाँ पे वो सारे डायरेक्शन में लगेगा और इक्वल लगेगा इन ऑल डायरेक्शंस अनडिमिनिश्ड, ठीक है। तो यही कहना है पास्कल्स लॉ का, बहुत आसान है। कोई भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा कन्फाइंड लिक्विड में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि समुद्र में आप प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली वो कन्फाइंड लिक्विड तो है नहीं, वो तो बहुत ही मतलब एक्सपैंडेड लिक्विड है, कन्फाइंड नहीं है, जिसकी वजह से प्रेशर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये पास्कल्स लॉ नहीं फॉलो होगा, ठीक है। कोई कन्फाइंड लिक्विड होगा, ठीक है, किसी आप बॉटल में पानी भर दीजिए और बॉटल पे प्रेशर लगाइए तो प्रेशर क्या होगा, ट्रांसमिट होगा पूरा का पूरा बॉटल में हर डायरेक्शन से अनडिमिनिश्ड और इक्वल प्रपोर्शन में, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी के पास ज़्यादा प्रेशर लग रहा है नीचे, किसी के जो साइड में उस पे ऊपर कम प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। पास्कल्स लॉ कहता है कि जैसे ही कन्फाइंड लिक्विड में प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा बाहर से, तो जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द लिक्विड एंड इन ऑल डायरेक्शंस अनडिमिनिश्ड, ठीक है। एप्लीकेशन देख लेते हैं पास्कल्स लॉ के क्या क्या हैं। तो जो हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं, जो हाइड्रोलिक प्रेस होती हैं, ठीक है, जैसे जैसे गन्ने का जूस आप पियोगे, ठीक है, गन्ना उसको उस मशीन में डाला जाता है तो वो हाइड्रोलिक प्रेस रहता है, ठीक है। तो जो प्रेशर लगता है वो इक्वली हर डायरेक्शन में हर तरफ से गन्ने के ऊपर लगता है, जिसके बाद से क्या होता है, गन्ने का जूस बाहर आता है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक प्रेस जो होती है वो यूज़ होती है कहाँ कहाँ पे, फॉर प्रेसिंग कॉटन गुड्स, बुक्स एक्सेट्रा, एक्सट्रैक्टिंग जूस ऑफ शुगर केन, हमने बताया आपको, फॉर लिफ्टिंग हैवी वेट, ठीक है, हैवी वेट को उठाने के लिए प्रेशर हाइड्रोलिक प्रेस यूज होती है, ठीक है, फॉर वर्किंग ऑफ अ लिफ्ट, फॉर सप्लाइंग वाटर, सोप इंडस्ट्री, स्क्वीजिंग द ऑयल आउट ऑफ लिनसीड एंड कॉटन सीड्स, और किस लिए यूज होती है, हैवी व्हीकल्स को लिफ्ट करने के लिए, कार्स, ट्रक्स एक्सेट्रा, ठीक है, और ये कार्स में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये हम लोग ने पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन देखा, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बेसिस पे, जो कि फॉलो करते हैं पास्कल्स लॉ, ठीक है। जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है, ये मान लीजिए कार है और यहाँ पे ब्रेक है, ये जब ब्रेक किया जाता है तो ये इक्वल प्रेशर लगाता है, इक्वल ब्रेक लगाता है उनके चारों पहियों पे, ठीक है। इसमें दो ही पहिए आपको दिख रहे हैं, मान लीजिए ये पहिए हैं, तो चारों पहियों पे इक्वल ब्रेक लगता है। ऐसा नहीं कि ये वाले पहिए पे बहुत ज़्यादा ब्रेक लग गया, इस पे ब्रेक ही नहीं लगा, ऐसे तो गाड़ी पलट जाएगी ना, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ का यही कहना है कि इक्वल प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी भी कन्फाइंड लिक्विड में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इस पास्कल्स लॉ पे कौन सी मशीन बेस्ड है, तो हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है।
आर बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड्स। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं हम कार की, पर कोई ऐसी चीज़ होगी जो लिक्विड में होगी, जहाँ पे ब्रेक लगाना होगा, जहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज होते हैं सबमरीन्स में जैसे, तो वो इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे लिक्विड में। ठीक है, ये कहना था किसका, ये कहना था पास्कल्स लॉ का।